हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6th चैप्टर जिसका की नाम है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके लास्ट वीडियो में हमने भुगतान संतुलन और इसके घाटे के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से चालू खाते में यदि घाटा होता है तो पूंजी खाते के द्वारा उसमें संतुलन स्थापित किया जाता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं विदेशी विनिमय बाजार के बारे में कि विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है। तो बच्चों, जहां पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन होता है उस बाजार को हम विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं, और जिस दर पर यह परिवर्तन किया जाता है उसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। इस वीडियो में हम विदेशी विनिमय दर के बारे में, विदेशी विनिमय बाजार के बारे में डिटेल में जानेंगे। शुरू करते हैं। विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे से व्यापार होता है उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। मतलब एक मुद्रा को दूसरे मुद्रा में कन्वर्ट किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है ताकि कि क्या हो, निर्यात और आयात आसानी से किया जा सके, तो उसे हम विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। और इस बाजार के जो मुख्य प्रतिभागी हैं वो होते हैं व्यावसायिक बैंक, जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो ये कार्य करते हैं, या विदेशी विनिमय दलाल ये कार्य करते हैं, अन्य डीलर भी हो सकते हैं, और मुद्रा जो प्राधिकारी होते हैं उनके द्वारा यह कार्य किया जाता है एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्जन करने का। ठीक है, यद्यपि प्रतिभागियों के अपने व्यापारिक केंद्र हो सकते हैं, फिर भी ये बाजार अपने आप में विश्वव्यापी होता है। सब अपने अपने व्यापारिक केंद्र होते हैं सबके, और उसके द्वारा वो क्या करते हैं, मुद्राओं को, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित करते हैं। लेकिन फिर भी ये बाजार विश्वव्यापी होता है, संपूर्ण विश्व में फैला हुआ होता है। यहाँ व्यापारिक केंद्रों व प्रतिभागी जो एक से अधिक बाजार में व्यापार करते हैं का निकट और निरंतर संपर्क बना रहता है। तो जो भी प्रतिभागी होते हैं इसके, जिसमें हमने पढ़ा दलाल होते हैं, डीलर होते हैं, व्यावसायिक बैंक होते हैं, मुद्रा प्राधिकारी होते हैं, उनका इतने बड़े बाजार में कैसे भी वो रहें, किधर भी हो, उनका अलग अलग व्यापारिक केंद्र हो, लेकिन उनका निरंतर संपर्क बना रहता है। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद है विदेशी विनिमय दर। जैसा कि मैंने बताया कि जिस दर पर एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा में परिवर्तन होता है उसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है विदेशी विनिमय दर, इसे फॉरेक्स दर भी कहते हैं। फॉरेक्स इसलिए क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज, तो इसको यहाँ पर शॉर्ट करके क्या बना दिया गया है, फॉरेक्स, तो इसे हम फॉरेक्स दर भी कहते हैं। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फॉरेक्स दर किसे कहते हैं, तो फॉरेक्स दर वही है जो कि विदेशी विनिमय दर है, याद रहेगा। इसके बाद है एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत है। मान लिया कि हम मैंने आपको जैसे एग्जांपल भी दिया था कि हमने मान लिया कि $1 की कीमत 50 रुपए है, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हो गई कि यदि हम 50 रुपए देंगे तब जाके हमें $1 प्राप्त होगा। यदि कोई वस्तु क्या है $1 की है तो इसका मतलब हमें क्या देना होगा, इंडियन में हमें 50 रुपए देने होंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? तो यह विभिन्न देशों की मुद्राओं को जोड़ती है। हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से कोई मुद्रा नहीं है जो कि सब जगह क्या हो, जिसका सब जगह संचरण होता हो। जैसे कि हमने हमारे भारतीय मुद्रा के बारे में पढ़ा था कि भारत में क्या है, पूरे देश में रुपया ही प्रचलित रहता है। लेकिन यदि हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से करें तो सभी देशों की अलग अलग मुद्रा है, तो सभी देशों की मुद्राओं को जोड़ने का कार्य कौन करती है, विदेशी विनिमय दर। इसी की वजह से हम दूसरे देशों में जाकर रह सकते हैं, वहां पर हम वहां से कुछ चीजें खरीद सकते हैं, या फिर हम हमारी जो चीजें हैं वो उनको बेच सकते हैं। ये विदेशी विनिमय दर के कारण ही संभव है। ठीक है बच्चों, और अंतर्राष्ट्रीय लागतों और कीमतों की तुलना करने में सहायक है। इससे हमें यह भी पता होता है कि विदेशों में कोई वस्तु कितने की है और हमारे में कितनी वस्तु है, अर्थात लागतों में कितना अंतर है, किसी देश में क्या कीमत प्रचलित है और हमारे देश में क्या कीमत प्रचलित, तो इससे हम अंतर्राष्ट्रीय लागतों, कीमतों, इनकी तुलना भी कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि यदि हमें $1 के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं तो विनिमय की दर क्या होगी, 50 रुपये प्रति डॉलर होगी। जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि यदि हमें 50 रुपये देकर $1 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब विनिमय दर क्या हो गई, $1 बराबर 50 रुपए। आगे बच्चों समझ में? इसके बाद है विदेशी विनिमय की मांग। जो विदेशी विनिमय है अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है उसकी मांग किस लिए की जाती है। ठीक है, लोग विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं क्योंकि वे अन्य देशों से वस्तु और सेवाएं खरीदना चाहते हैं। अब लोगों को विदेशी विनिमय अर्थात जो विदेशी मुद्रा है उसकी मांग वो किस लिए करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या करना है, विदेशी वस्तुएं खरीदनी है। वो विदेशी वस्तुओं की मांग कर रहे हैं या वो विदेशों में घूमना चाहते हैं, अर्थात विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करना चाहते हैं, इसीलिए वो विदेशी मुद्रा की क्या करते हैं, मांग करते हैं।
वे विदेशों को उपहार भेजना चाहते हैं और वे किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीदना चाहते हैं। अर्थात वो अपना पैसा है वो विदेशों में क्या करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। चाहे वो उपहार देकर लगाना चाहे, चाहे वो घूमकर लगाना चाहे, वो वहाँ की परिसंपत्तियाँ खरीदना चाहे, वो किसी भी प्रकार से क्या करना चाहते हैं, अपना पैसा विदेशों में लगाना चाहते हैं। इसीलिए वो विदेशी विनिमय की अर्थात विदेशी मुद्रा की क्या करते हैं, मांग करते हैं। ठीक है। विनिमय दर में वृद्धि रुपयों के रूप में से विदेशी वस्तुओं को खरीदने की लागत बढ़ेगी। यदि हम ये कहें कि जैसे कि हमने बताया कि $1 बराबर 50 रुपये थे, यदि विनिमय दर में वृद्धि हो जाती है अर्थात $1 में अब 70 रुपये हो जाते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में कि इसका मतलब अब हमें $1 के लिए 70 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, अर्थात विनिमय दर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक्सचेंज रेट यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इससे क्या हो गया, लोग विदेशी वस्तुओं की जो मांग कर रहे थे वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात लोगों के द्वारा जो किया जाने वाला आयात है वो कम हो जाएगा, क्योंकि विनिमय दर में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। यहाँ पर यही है कि विनिमय दर में वृद्धि से विदेशी वस्तुओं को खरीदने की लागत क्या होगी, बढ़ेगी। इससे आयातों की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आयात क्या होंगे, कम, और इसके फलस्वरूप विदेशी विनिमय की मांग भी कम हो जाएगी यदि अन्य बातें समान रहें। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि बाकी सब चीज़ें यदि स्थिर रहें, क्योंकि अन्य बातें यदि बदल जाती हैं, ब्याज दर बदल जाती है, आय बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि वो बदल जाती है तो विनिमय की जो मांग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम ये कहें कि विनिमय दर में वृद्धि, आपको याद रखना होगा कि विनिमय दर में वृद्धि, इससे क्या होंगे, आयात कम होंगे, विदेशी मुद्रा की मांग भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद है विदेशी विनिमय की पूर्ति, अर्थात विदेशी जो मुद्रा है उसकी पूर्ति कब होगी। किसी स्वदेश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह निम्न कारणों से होता है। विदेशी मुद्रा देश में किस किस कारणों से आती है। एक देश के निर्यातों से, विदेशियों द्वारा घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वृद्धि से, विदेशी उपहार भेजते हैं तथा विदेशियों द्वारा स्वदेश की परिसंपत्तियां खरीदी जाती है। अब हम उल्टा करके देख लेते हैं। अभी हमने विदेशी विनिमय की मांग देखी थी, अब पूर्ति देखते हैं कि विदेशी मुद्राएं कब कब हमारे देश में आएगी। यदि हमारे भारत के देश के लोग क्या करेंगे, निर्यात हो गया था, भारतीय वस्तु और सेवाओं का निर्यात होगा, तो इसके बदले में विदेशी मुद्राएं प्राप्त होंगी, तो इस तरीके से विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। या फिर हम ये कहेंगे कि जो विदेशी लोग हैं वो क्या करेंगे, हमारे भारतीयों की परिसंपत्ति खरीद ले, तो उसके बदले में क्या देंगे, वो विदेशी मुद्रा देंगे। या फिर वो उपहार भेज सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, हमें ऋण भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगी, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी। आ रहा है बच्चों समझ में, विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा की पूर्ति भारत में बढ़ती है। एक देश के निर्यातों से, यदि देश क्या करेगा, निर्यात करेगा, तो क्या होगा, विदेशी मुद्रा का आवागमन होगा। विदेशियों द्वारा घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वृद्धि से हमारे जो घरेलू वस्तु और सेवाएं हैं उसकी मांग कहाँ होगी, विदेशों में अधिक बढ़ेगी, तो इससे भी विदेशी मुद्रा भारत में आएगी। विदेशी उपहार भेजते हैं, यदि विदेशी उपहार भेजते हैं या विदेशियों द्वारा स्वदेश की परिसंपत्तियां खरीदी जाती है, तो इन सब से विदेशी जो मुद्रा है उसकी पूर्ति देश में बढ़ती है। आगे बच्चों समझ में कि कैसे तो विदेशी मुद्रा की मांग है वो कम होती है या बढ़ती है, या विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति है वो कैसे बढ़ती है। इसके बाद है विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि विदेशियों की लागतों के रूप में USD के रूप में कम कर देती है जब वे भारत से उत्पाद खरीदते हैं, अन्य बातें समान रहने पर। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अभी हमने देखा था विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि से क्या होती है, आयातों की मांग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और देश की जो वस्तुओं की मांगों में क्या होती है, वृद्धि होती है। यही हमने पढ़ा था। अब विदेशी विनिमय की यदि कीमत में वृद्धि हो जाती है तो इससे क्या होगा, विदेशियों की जो लागत है, जो विदेशी जो खर्चा कर रहे हैं को कम कर देती है, उनकी लागतें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में, जैसे कि $1 बराबर पहले 50 रुपए थे, $1 बराबर 70 रुपए है, अर्थात विदेशियों को क्या मिलेगा, अब अधिक पैसा मिलेगा। $1 के बदले में पैसा क्या होगा, अधिक मिलेगा, अर्थात उनकी लागतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी जब वे भारत से उत्पाद खरीदते हैं, यदि अन्य बातें समान रहें तो। इससे क्या होगा, भारत के निर्यात बढ़ जाएंगे, भारत के निर्यात क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि विदेशी विनिमय की जो दर है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो भारत के द्वारा जो आयात है वो तो कम हो जाती है, लेकिन निर्यात अधिक किए जाएंगे, क्योंकि भारतीयों को भी फायदा है, उनको $1 के बराबर में क्या मिल रहा है, उनको 70 रुपए, ठीक है, और उन लोगों को क्या है, उनके जो डॉलर की कीमत है वो क्या है, बढ़ गई है। तो इससे भारत के निर्यात क्या होंगे, बढ़ जाते हैं, और इसीलिए विदेशी विनिमय की पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ सकती है। विदेशी विनिमय की पूर्ति क्या होगी, इससे बढ़ेगी, क्योंकि भारत के जो निर्यात है वो बढ़ेंगे, निर्यात बढ़ेंगे तो विदेशी मुद्रा का आवागमन भारत देश में होगा। आ रहा है बच्चों समझ में।
इसका बढ़ना कई कारकों पर निर्भर करता है, विशेषतः निर्यातों व आयातों की मांग की लोच पर। जो विदेशी विनिमय की जो मांग है वो कई तरीके से बढ़ सकती है, जिसमें कि दे रखा है कि निर्यातों और व आयातों की लोच, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कि निर्यातों और व आयातों की मांग की लोच क्या होती है, जो कि विदेशी विनिमय की मांग को प्रभावित करती है। आगे बच्चों समझ में, तो यहाँ पर ये दे रखा है कि विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होता है, विदेशी जो मुद्रा है उसका क्या होता है, प्रवाह भारत की तरफ होता है। और विदेशी विनिमय की में यदि वृद्धि होती है तो विदेशी विनिमय की मांग क्या होती है, कम हो जाती है। अर्थात विदेशी विनिमय में वृद्धि का मांग से ऋणात्मक संबंध पाया जाता है और विदेशी विनिमय में वृद्धि का जो मांग पूर्ति है उससे धनात्मक संबंध पाया जाता है। जैसा कि हम मांग और पूर्ति के सिद्धांत में यही पढ़ते थे कि कीमत में वृद्धि होती है तो मांग क्या होती है, घटती है, कीमत जो घटती है तो पूर्ति क्या होती है, घटती है। यही हमने पढ़ा था कि मांग से तो कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक होता है कीमत का, और कीमत का पूर्ति से कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। तो वही आपको यहाँ पर याद रखना है कि यदि विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या होता है, मांग घटेगी, और यदि विदेशी विनिमय की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं हम विनिमय दर का निर्धारण। हमने यहाँ पर विदेशी विनिमय की मांग पढ़ ली, फिर विदेशी विनिमय की पूर्ति पढ़ ली। तो विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर क्या होता है, विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग देशों की अपनी मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण करने की अलग अलग प्रणालियाँ हैं। भाई अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रणालियाँ अपनाई रखी है। किसी ने स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपना रखी है, किसी ने तृतीय विनिमय दर प्रणाली अपना रखी है, और कहीं प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली प्रचलित है। तो इस प्रकार से 3 तरह की प्रणालियां हैं जो कि विनिमय दर के निर्धारण में कार्य में आती है। इसको तृतीय विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर अथवा प्रबंधित तृतीय विनिमय दर के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। 3 प्रणालियां हैं जिसके द्वारा विनिमय दर का निर्धारण हो सकता है। आपको याद रखनी है ये तीनों प्रणालियां। अभी इस वीडियो में हम स्थिर जो विनिमय दर प्रणाली है उसके बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार से निर्धारित होती है। यहाँ हम देखते हैं तृतीय विनिमय दर। यह विनिमय दर बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जैसे हमने यहाँ विनिमय दर की मांग पढ़ी, फिर विनिमय दर की पूर्ति पढ़ी, और उन दोनों की शक्तियों द्वारा, जैसे कि हम संतुलन में पढ़ते थे कि मांग और पूर्ति वक्र के द्वारा हम क्या करते हैं, कीमत का निर्धारण करते हैं। उसी तरह यहाँ पर विनिमय दर की मांग और विनिमय दर की पूर्ति, जिसको हम डिटेल में अभी जान चुके हैं, उन शक्तियों के द्वारा विनिमय दर की कीमत का निर्धारण होता है। इसे हम कहते हैं तृतीय विनिमय दर कहते हैं, अर्थात फ्लोटिंग। तृतीय का अर्थ क्या होता है, फ्लोटिंग, जो कि अस्थायी होती है, स्थिर नहीं रहती बल्कि कैसी रहती है, अस्थिर रहती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। पूर्णतया तृतीय प्रणाली में केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप नहीं करती। जो पूर्णतया तृतीय विनिमय प्रणाली है उसमें जो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा ही विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो केंद्रीय बैंक उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। यहाँ अहस्तक्षेप की नीति पाई जाती है। ठीक है, यदि विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, उदाहरणार्थ भारतीयों द्वारा विदेशों में अधिक यात्रा करने के कारण, तो मांग वक्र मूल मांग वक्र से सीधी और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। हमने पढ़ा था कि विदेशी विनिमय की मांग अर्थात विदेशी मुद्राओं की मांग बढ़ जाती है। जैसे कि मान लो कि कोई भारतीय विदेशों में यात्रा करना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है, उनको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे विदेशी मुद्रा की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अर्थात जो मांग वक्र है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि विनिमय की दर में बदलाव लाती है। अब जब मांग में वृद्धि होगी और पूर्ति वही बनी हुई है, तो विनिमय दर क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अर्थात डॉलर के लिए और अधिक रुपए देने होंगे। इसका मतलब यदि हमें डॉलर चाहिए तो उसके लिए हमें और अधिक रुपए देने होंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया ना कि अभी हमने 1 डॉलर में क्या है 50 रुपए थे, लेकिन अब हमारी विदेशी विनिमय की मांग बढ़ रही है, तो इसलिए हमें 1 डॉलर के बदले में क्या होगा, 70 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। हम इसे एक डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं। हम उसी तरीके से जैसे कि हम संतुलन समझाते थे वैसे ही देखेंगे। डीडी क्या हो गया, विदेशी विनिमय की मांग हो गई, और एसएस क्या होगा, विदेशी विनिमय की पूर्ति हो गई। ठीक है, तो इसके द्वारा जो निर्धारण होती है ये आर, जिसे हम कहेंगे विदेशी विनिमय दर, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, और यहाँ पर जो निर्धारित होती है वो होती है विदेशी विनिमय की मात्रा, कि कितना विनिमय किया जाएगा। आप चाहे तो इसको भी क्यू से डिनोट कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो विदेशी विनिमय की मांग विदेशी विनिमय की पूर्ति के द्वारा यहाँ पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्थात विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। अभी हमने बताया कि यदि माना विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है अर्थात विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उदाहरण भी दिया कि कोई भारतीय क्या करना चाहते हैं, विदेशों में यात्रा करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। तो हम ये देखते हैं कि विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने से जो मांग वक्र है वो दाहिने तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। डी से क्या हो गया, D1 D1, क्योंकि विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ गई है, विदेशी विनिमय की मांग बढ़ गई है, तो इससे क्या होगा, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो बढ़ जाएगी और मात्रा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, ये हम यहाँ से क्यू लिख देते हैं, क्यू से क्यू डैश हो जाती है। तो विदेशी विनिमय दर की मांग क्या हो जाएगी, यदि बढ़ गई है, पूर्ति स्थिर है, तो इससे क्या होगी, विदेशी विनिमय की जो दर है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में कि किस तरीके से मांग बढ़ने से विदेशी विनिमय की जो दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि से विनिमय की दर में बदलाव लाता है अर्थात डॉलर के लिए और अधिक हमें रुपए देने होंगे, अर्थात अब हमें $1 के लिए अब अधिक रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रुपए के संदर्भ में डॉलर का मूल्य तो बढ़ गया है, जबकि डॉलर के संदर्भ में रुपए का मूल्य क्या हो गया है, गिर गया है। आ रहा है बच्चों समझ में, क्योंकि हमें $1 में अब 70 रुपए मतलब अधिक रुपए देने पड़ रहे हैं, अर्थात मुद्रा का मूल्य यहाँ पर क्या हो गया है, गिर गया है। आ रहा है बच्चों समझ में कि इससे यह इंगित होता है कि यह डॉलर के संदर्भ में रुपए का मूल्य गिर गया है और रुपए के संदर्भ में डॉलर का मूल्य क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, तो विदेशी विनिमय की मुद्रा की यदि हम मांग की यदि बढ़ोतरी की बात करें तो इससे विनिमय दर बढ़ जाती है, अर्थात इसमें हमें कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ठीक है, विनिमय दर में वृद्धि का तात्पर्य है कि विदेशी मुद्रा डॉलर की कीमत घरेलू मुद्रा के रूप में बढ़ गई है, इससे घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि विदेशी विनिमय मुद्रा की यदि मांग बढ़ती है तो इससे घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के संदर्भ में क्या हो जाती है, उसकी कीमत गिर जाती है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में बताया कि जहां एक वस्तु $1 में आती है और उसका इंडियन जो करेंसी है उसमें वैल्यू 50 रुपए है, लेकिन यदि वो विदेशी विनिमय मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और विनिमय दर बढ़ के $1 बराबर 70 रुपये हो जाती है, अर्थात जो वस्तु पहले 50 रुपये में आती थी अब वो वस्तु कितने में आ रही है, 70 रुपये में। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो मुद्रा का मूल्य है वो यहाँ पर क्या हो गया है, विदेशी मुद्रा के संदर्भ में गिर गया है। ठीक है, अब $1 में 70 रुपये आएंगे। हारे बच्चों समझ में, तो इससे घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के संदर्भ में गिर गया है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के संदर्भ में मूल्यह्रास। ठीक है बच्चों, घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा जो डॉलर बता रखे हैं इसमें के रूप में मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, इसी भांति तृतीय विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत जब घरेलू मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा के रूप में बढ़ जाती है तो इसे घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्य वृद्धि कहते हैं। तो आपको ये मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि दोनों याद रखने हैं कि घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के संदर्भ में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है उसके मूल्य में, तो उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। और इसी प्रकार यदि घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के संदर्भ में मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसे हम मूल्य वृद्धि कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि $1 बराबर पहले कितना था, 50 रुपये। अब हम ये मान लेते हैं कि किन्हीं कारणों से क्या होता है, विनिमय दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात $1 बराबर 30 रुपये हो जाती है। तो इसका मतलब जो वस्तु पहले 50 रुपये में आती थी अब वो मात्र 30 रुपये में आ रही है। ठीक है, इसका मतलब घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या हो गया है, बढ़ गया है विदेशी मुद्रा के संदर्भ में, तो इसे हम कहते हैं मूल्य वृद्धि। मूल्यह्रास अर्थात डेप्रिसिएशन, मूल्य वृद्धि अर्थात एप्रिसिएशन। तो आपको याद रहेगा कि मूल्यह्रास क्या होता है और मूल्य वृद्धि क्या होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, इसके बाद है सट्टेबाजी। अभी हमने देखा कि विदेशी मुद्रा की जो मांग है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति है, उसके द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है। विनिमय दर को और तत्व भी हैं जो कि प्रभावित करते हैं। जो सबसे पहले आता है वो आता है सट्टेबाजी। ठीक है, बाजार में विनिमय दर केवल निर्यात और आयात की मांग और पूर्ति तथा परिसंपत्तियों में निवेश पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि विदेशी विनिमय के सट्टे पर भी निर्भर करती है। सट्टे का मतलब क्या होता है कि भविष्य में हम अनुमान लगा लेते हैं कि विदेशी मुद्रा की कीमत क्या होगी, विदेशी विनिमय की रेट क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर सब क्या चीज़ें चलती हैं, भविष्य के अनुमानों के हिसाब से चलती हैं। आज जहाँ $1 बराबर 70 रुपये है, क्या पता $1 बराबर 80 रुपये हो जाए। तो लोग इस अनुमानों का फायदा उठाकर क्या लगाना चाहते हैं, उस पर सट्टा लगाना चाहते हैं। तो इससे भी विदेशी विनिमय जो दर है वो परिवर्तित हो जाती है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही है कि निर्यात और आयात की जो मांग है वो पूर्ति है, और परिसंपत्तियों में जो निवेश है उस पर ही केवल विदेशी विनिमय दर निर्भर नहीं करती, बल्कि विदेशी विनिमय के सट्टे, जो सट्टा लगाया जाता है उस पर अनुमान लगाया जाता है उस पर, तो उस पर भी निर्भर करती है, जहाँ विदेशी विनिमय की मांग मुद्रा की मूल्य वृद्धि से प्राप्त संभावित लाभ के लिए की जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मुद्रा का मूल्य भविष्य में क्या होगा, विदेशी विनिमय की मांग क्या होगी, तो उससे जो संभावित लाभ है वो कमाना चाहते हैं लोग, तो उससे क्या, उसके लिए क्या लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, और इससे क्या होता है, विदेशी विनिमय दर प्रभावित होती है। किसी भी देश की मुद्रा एक प्रकार की परिसंपत्ति है। यदि भारतीयों को यह विश्वास है कि ब्रिटिश पाउंड के मूल्य में रुपए की अपेक्षा वृद्धि होने की संभावना है, यहाँ भविष्य में क्या संभावना है उसके आधार पर ही तो सट्टा लगाएंगे कि भारतीय जो रुपया है उसके संदर्भ में लोग ये सोचते हैं कि ब्रिटिश पाउंड के तुलना में उसकी क्या परिवर्तनशील दर है, अर्थात क्या विनिमय दर है। ठीक है, तो ब्रिटिश पाउंड के मूल्य में रुपए की अपेक्षा वृद्धि होने की संभावना है, तो वे पाउंड को अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि अब भारतीय जो रुपया है, ठीक है, हमने ये मान लिया कि जो भारतीय रुपया है वो 80 रुपये और पौंड है वो 1 पौंड, दोनों की वैल्यू है। ठीक है, अब उनको ये लग रहा है कि जो पौंड है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसके मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, और जो भारतीय मुद्रा है उसका मूल्य क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो पौंड है वो अपने पास रखना चाहेंगे, ताकि कि क्या हो, भविष्य में वो क्या करे, जब मुद्रा का मूल्य गिर जाए भारत का, तो वो क्या करे, उस पौंड को बेचकर और अधिक मुद्रा प्राप्त कर सके। आ रहा है बच्चों समझ में। यहाँ पर यह है कि उदाहरण के लिए यदि चालू विनिमय दर मान लिया 80 रुपये प्रति पौंड है, और निवेशकर्ताओं को ये विश्वास है कि माह के अंत तक पौंड के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होने की संभावना है, तथा ये 85 रुपये प्रति पौंड तक हो सकती है। उन्हें ही लगता है कि 80 रुपये पौंड अभी चल रही है, प्रति पौंड अभी कीमत चल रही है, और उनको ये आशंका है कि माह के अंत तक ये 85 रुपये प्रति पौंड हो जाएगी। तो अब वो क्या करेंगे, जो पौंड अपने पास रखना चाहेंगे, और जो क्या करेंगे, रुपए अपने पास नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि इसका मूल्य तो क्या होगा, गिरेगा। लेकिन जब उनको लगता है कि उसका रुपए का मूल्य गिर गया है, पौंड का मूल्य बढ़ गया है, आ रहा है बच्चों समझ में, तो उस पौंड को क्या करेंगे, बेचकर रुपए में क्या कर लेंगे, अपना लाभ सिद्ध कर लेंगे। यहाँ पर यही है, तो निवेशकर्ता यह सोचेंगे कि यदि वह 80,000 रुपये विक्रेता को देकर 1,000 पौंड खरीदेगा, तो माह के अंत में वह उसे 85,000 रुपये में बेचकर 5,000 रुपये का लाभ अर्जित कर लेगा। उसने 80 रुपये में खरीदा, ठीक है, और उसने 80 रुपये के हिसाब से था, तो उसने क्या कर लिया, 1000 जो है वो ले लिए, 1000 उसने 1000 पौंड अपने पास रख लिए। ठीक है, 1000 पौंड अपने पास रखकर और उसने 80 रुपये की रेट में ले लिए, तो इस प्रकार उसके पास 80,000 रुपये उसके खर्च हुए। अब वो माह के अंत में जब उसकी रेट बढ़कर 85 हो जाएगी, 1 पौंड बराबर 85 रुपये हो जाएगा, तो वो 85,000 में उसको बेचकर 5,000 रुपये का लाभ अर्जित कर लेगा। ठीक है बच्चों, इस परिकल्पना से पौंड की मांग बढ़ेगी और इससे रुपया पौंड विनिमय दर में वर्तमान में वृद्धि हो जाएगी। इससे क्या हुआ भाई, वो अपने पास पौंड रखना चाह रहा था, इसलिए उसने पौंड है उसकी क्या की, मांग की, अर्थात विदेशी मुद्रा की मांग क्या हुई, बढ़ी। विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ी तो विनिमय दर क्या हो गई, बढ़ गई। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था कि विदेशी विनिमय मुद्रा की मांग बढ़ने से विनिमय दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे उसके विश्वास की स्वतः पूर्ति हो जाएगी। तो विदेशी मुद्रा की उसने मांग की, और इस तरह से कभी एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे सट्टेबाज होते हैं, वो ऐसी परिकल्पना करके चलते हैं और वो एक साथ मांग को बढ़ा देते हैं, तो मांग बढ़ने से विनिमय दर अपने आप बढ़ जाएगी। तो उसने जो सोचा था वो वैसा ही हो गया और उसके विश्वास की यहाँ पर पूर्ति भी हो गई। आ रहा है बच्चों समझ में कि किस तरीके से लोग सट्टेबाजी, अर्थात जो भविष्य में होने वाले अनुमान हैं उससे क्या करते हैं, आशा रखते हैं कि उनको आगे उनका लाभ सिद्ध होगा, और इस तरीके से वो सट्टेबाजी करके लाभ भी कमा लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है यहाँ ब्याज की दर, आय और कीमत स्थिर मानी गई है। इससे विदेशी विनिमय के मांग और पूर्ति वक्र शिफ्ट होंगे। हम जब विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति वक्र शिफ्ट कर रहे हैं सट्टेबाजी को देखते हुए, तो हम यहाँ पर आय को, ब्याज दर को और कीमत को यहाँ पर स्थिर मान रहे हैं, क्योंकि ये यदि परिवर्तित हो गए तो सीन कुछ और भी हो सकता है। हम यहाँ पर अन्य बातें समान रहकर ही यहाँ पर हम परिकल्पना को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है ब्याज की दरें और विनिमय दर। अब ब्याज की दरें विनिमय दर को किस प्रकार से प्रभावित करती है, जैसे कि हम ये देखते हैं कि लोग यदि अधिक ब्याज की दर होती है तो अपना पैसा अधिक इन्वेस्ट कर अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग ब्याज की दरें प्रचलित होती है। तो यदि जिस देश में ब्याज की दर अधिक होती है तो लोग वहाँ अट्रैक्ट होकर क्या करना चाहते हैं, अपना पैसा वहाँ लगाकर और अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, यही होता है। तो ब्याज की दर भी क्या करती है, विनिमय दर को प्रभावित करती है।
अल्पकाल में विनिमय दर के निर्धारण में एक दूसरा कारक भी महत्वपूर्ण होता है, जिसे ब्याज दर विभेदक कहते हैं। ब्याज दर विभेदक का अर्थ क्या होता है? एक देश की ब्याज दर दूसरे देश की ब्याज दर से क्या होती है? अलग होती है। तो उन दोनों में जो अंतर होता है दोनों दरों की ब्याज दर में, उसे हम ब्याज दर विभेदक कहते हैं। मान लिया कि हमारे भारत में किसी भी ब्याज दर 5% है, जबकि हम ये कहें कि सिंगापुर में जो ब्याज दर है वो 3% है, तो कितने का अंतर हो गया? 2% का। तो ये 2% कहलाएगा ब्याज दर विभेदक। तो भारत में यदि ब्याज दर अधिक है तो लोग अपना पैसा कहाँ लगाएंगे? ब्याज दर में, क्योंकि वो लोग अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। ठीक है, अर्थात देशों के बीच ब्याज की दरों में अंतर है। बैंक, बहुराष्ट्रीय निगम और धनी व्यक्ति विशाल निधि के स्वामी होते हैं, जिनका अधिक आय प्राप्त करने के लिए ऊंची ब्याज दर की खोज में पूरे विश्व में संचलन होता है। कौन कौन? बैंक होते हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, या धनी व्यक्ति होती है जिनके पास विशाल निधि होती है। वो ये देखते हैं कि जहाँ ब्याज दर अधिक हो वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से क्या करें? अधिक से अधिक लाभ कमाएं। तो वो पूरे विश्व में ब्याज दरों की खोज करते रहते हैं कि अधिक ब्याज दर कहाँ पर है, तो उसी हिसाब से वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यदि हम कल्पना करें कि एक देश ए में सरकारी बंद पत्र पर ब्याज की दर कितनी है? 8%। जो बॉन्ड होते हैं सरकारी बंद पत्र, उस पर हम देख रहे हैं कि ब्याज की दर कितनी है? 8%। बैंक जो देश ए, यहाँ पर हमने कल्पना की है, जबकि उसी के समान सुरक्षित जो बंद पत्र है उस पर दूसरे देश बी में 10% की आय होती है। आ रहा है बच्चों समझ में कि एक देश में तो क्या है? 8% ब्याज दर चल रही है और दूसरे देश में क्या है? बी में 10% ब्याज की दर का प्रचलन है उसी बंद पत्र पर। तो हम ये देख रहे हैं कितना डिफरेंस हो गया? 2%। तो ये 2% क्या हो गया? ब्याज दर विभेदक। ठीक है, तो ब्याज दर विभेदक कितना हुआ? 2%। देश ए का निवेशकर्ता देश बी की उच्च ब्याज दर की ओर आकर्षित होगा। अब देश ए में जो रह रहा है, जहां पर 8% ब्याज दर है, तो वो ये सोचेगा कि मैं अपने देश में पैसा ना लगाकर देश बी में लगाऊं, क्योंकि वहां पर 2% अधिक ब्याज दर का चलन है, तो वो बी की तरफ आकर्षित होगा। ठीक है, और अपने देश की मुद्रा को बेचकर देश बी की मुद्रा का क्रय करेंगे। तो वो अपने देश की मुद्रा को तो बेचेगा और देश बी की मुद्रा को लेगा। ठीक है, विनिमय दर पर। इस स्थिति में क्या होगा? देश बी के निवेशकर्ता भी अपने देश में निवेश करना चाहेंगे। देश ए का तो कर ही रहा है और देश बी वो भी अपनी घरेलू जो है वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ ब्याज दर अधिक है। ठीक है, इस प्रकार देश ए की करेंसी की कम मांग करेंगे, तो देश ए की करेंसी की मांग तो कम हो जाएगी, और देश बी जहाँ पर ब्याज दर अधिक है वह उसकी करेंसी की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसका अर्थ है कि देश ए की करेंसी का मांग वक्र बाईं ओर और पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा? दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। देश ए की जो करेंसी है उसकी मांग कम हो जाएगी, तो उसका मांग वक्र कहाँ? बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, जबकि उसका पूर्ति वक्र कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इससे देश ए की मुद्रा के मूल्य में ह्रास तथा देश बी की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है कि जिस देश में ब्याज दर अधिक होती है तो उस देश की मुद्रा के मूल्य में क्या होती है? वृद्धि, और जिस देश में ब्याज की दर क्या होती है? कम, उसके मुद्रा के मूल्य में क्या होती है? कमी होती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः किसी देश की आंतरिक ब्याज दर में वृद्धि से घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी। यहाँ यह मान लिया जाता है कि विदेशों की सरकारों के द्वारा बंद पत्रों के क्रय पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि ब्याज दरों में वृद्धि होती है किसी देश में, तो वहाँ उसकी मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उस मुद्रा की क्या होती है? अधिक मांग की जाती है। जबकि जिस देश में ब्याज दर क्या होती है? कम होती है, उस मुद्रा की मांग भी कम होती है और उस देश के मुद्रा के मूल्य में क्या होती है? कमी होती है। ये सब हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कोई एक देश दूसरे देश में जो क्रय पत्र बंद पत्र है उसके क्रय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। यदि कोई प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो ये सब सिद्धांत लागू नहीं होते। आ रहा है बच्चों समझ में? तो जो ब्याज दर में जो विभिन्नता होती है, ब्याज दर विभेदक है, उसकी वजह से भी विदेशी विनिमय मुद्रा की मांग बढ़ती और घटती है, पूर्ति बढ़ती और घटती है। ठीक है बच्चों, और विनिमय दर परिवर्तित भी होती है। अगला हम देखते हैं आय और विनिमय दर। आय किस प्रकार से विनिमय दर को प्रभावित करती है? ये जो भी कारण हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पहले सट्टेबाजी पढ़ा, उसके बाद ब्याज दर पढ़ा, फिर अब आय पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनिमय दर को आय किस प्रकार प्रभावित करती है, विनिमय दर को सट्टेबाजी किस प्रकार प्रभावित करती है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद है कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता के व्यय में भी वृद्धि होती है तथा आयातित वस्तुओं पर व्यय में भी क्या होती है? वृद्धि की संभावना होती है। यदि हम ये माने कि किसी देश में
किसी व्यक्तियों की आयु में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आय में वृद्धि होगी तो वो क्या करेंगे, अधिक उपभोग करेंगे। अधिक उपभोग करेंगे तो वो क्या करेंगे, विदेशों से भी तो वस्तुओं की मांग कर सकते हैं। तो आयातित जो वस्तु हैं उनकी मांग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, आयातित वस्तु की मांग में यदि वृद्धि होती है तो जब आयात बढ़ता है तो विदेशी विनिमय की मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। हमने यही पढ़ा था कि जब आयात अधिक कर रहे हैं विदेशी वस्तुओं का तो क्या होगा, उसकी विदेशी वस्तुओं जो विदेशी मुद्रा है उसकी मांग बढ़ेगी, क्योंकि उसी में तो आयात किया जाएगा। आ रहा है ना बच्चों समझ में। इससे घरेलू मुद्रा के मूल्य में क्या होगा, ह्रास होगा। कहने का तात्पर्य है कि देश की आय बढ़ रही है, आय बढ़ने से लोगों का उपभोग स्तर बढ़ रहा है, उपभोग स्तर बढ़ रहा है तो लोग क्या करेंगे, आयात करेंगे। आयात अधिक करेंगे तो इसका मतलब वो विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे। विदेशी मुद्रा की यदि वो मांग कर रहे हैं तो घरेलू मुद्रा के मूल्य का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। जैसा कि हमने अभी देखा था, यदि विदेशी आय में भी वृद्धि होती है तो घरेलू निर्यात में वृद्धि होगी। इससे विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र बाहर की ओर शिफ्ट होगा। लेकिन यदि ऐसा ही किसके साथ हुआ, विदेशी क्षेत्र में हुआ, कि यदि विदेशी क्षेत्र जो है उसकी भी क्या हुई, आय में वृद्धि हुई, तो वो आय में उनकी वृद्धि हुई तो वो हमारे देश से क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। निर्यात करेंगे तो वो हमारी घरेलू मुद्रा है उसकी क्या करेंगे, मांग करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इससे क्या होगा, जो विदेशी विनिमय की जो पूर्ति है वो वक्र भी क्या होगा, दाहिने ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो संतुलन जो जहां पर था वो वहां पर वापस स्थापित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य विदेशी विनिमय की मांग जो बढ़ रही है, ठीक है, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देश के लोग अधिक आयात करना चाहते हैं। विदेशी विनिमय की जो पूर्ति बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि विदेशी लोग हमारे देश से क्या करना चाहते हैं, आयात करना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे निर्यात बढ़ रहे हैं। अब संतुलन उसी स्तर पर रहेगा यदि दोनों क्या होते हैं, समान। लेकिन यदि इन दोनों में अंतर होता है, हम ये कहें कि आयात अधिक हो रहे हैं और निर्यात कम हो रहे हैं, तब तो क्या होगा, विदेशी विनिमय दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हम ये कहें कि आयात तो कम है, ठीक है, और निर्यात क्या हो रहे हैं, अधिक हो रहे हैं, तो विदेशी विनिमय की दर कम हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में। तो यही है कि संतुलन की स्थिति में घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास हो भी सकता है और नहीं भी, कि हम ये कह सकते हैं घरेलू मुद्रा का जो मूल्य है वो कम भी हो सकता है और नहीं भी। वो डिपेंड करता है कि निर्यात की मात्रा कितनी है और आयात की मात्रा कितनी है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या निर्यात आयात से अधिक है, तेजी से बढ़ रहे हैं। आमतौर पर अन्य बातें पूर्ववत रहने पर एक देश जिसकी समस्त मांग शेष विश्व की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है, प्राय उसकी मुद्रा के मूल्य में निर्यात से आयात में अधिक वृद्धि के कारण ह्रास होता है। ठीक है, यदि हम ये बोलें कि देश की जो समस्त मुद्रा है, समग्र मांग है, उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब उसका आयात अधिक होगा। निर्यात से आयात अधिक होगा तो इसका मतलब उसकी मुद्रा के मूल्य का क्या होगा, ह्रास होगा। आ रहा है बच्चों समझ में। और यदि इसका उल्टा देखें कि यदि आयात अधिक ना होकर कम होगा और निर्यात अधिक होगा तो मुद्रा के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। विदेशी मुद्रा की मांग आप पढ़िए क्या होता है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति को आप समझिए, फिर उसके बाद आप समझेंगे कि किस प्रकार से ब्याज दर में विभिन्नता, आय में विभिन्नता क्या करती है, विनिमय दर को निर्धारित करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके विदेशी मुद्रा का मांग वक्र पूर्ति वक्र से अधिक तेजी से शिफ्ट होता है। मांग वक्र जो है, क्योंकि विदेशी विनिमय की मुद्रा की मांग कब होगी, जब आयात अधिक होंगे, तो वो पूर्ति वक्र से ज्यादा गति से शिफ्ट होगा, अधिक गति से शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा, वो विनिमय दर को बढ़ाएगा। आ रहे बच्चों समझ में। इसके बाद है दीर्घ काल में विनिमय दर। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो अल्पकाल में विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा हमने जो देखा था। अब दीर्घ काल में नम्य विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर के संबंध में पूर्वानुमान करने के लिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम दीर्घ काल में जब विनिमय दर का निर्धारण करते हैं तो हम तृतीय विनिमय दर प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन से सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, क्रय शक्ति सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं PPT, परचेसिंग पावर थ्योरी। ठीक है, परचेसिंग पावर थ्योरी हम यहाँ पर काम में लेते हैं। ये सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यापारिक अवरोधक जैसे टैरिफ, व्यापारिक कर और कोटा आयात की मात्रा की सीमा नहीं होंगे तो विनिमय दर स्वतः समायोजित हो जाएगी। यदि कोई देश आयात पे जो लगने वाले कर होते हैं, जिसे हम कहते हैं टैरिफ, वो नहीं लगाएगा, या फिर कोटा अर्थात आयात की मात्रा है वो फिक्स नहीं करेगा, अर्थात ये दोनों प्रतिबंध नहीं होते, तो जो विनिमय दर है वो स्वतः ही समायोजित हो जाएगी। क्योंकि ये तृतीय विनिमय दर है तो ये क्या होगा, अपने आप ही स्थापित हो जाएगी। इससे एक प्रकार के उत्पाद की लागत चाहे भारत में रुपयों में हो या संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉलर में हो अथवा जापान में येन में हो, क्यों ना हो, समान ही होगी। तो इससे जो भी उत्पादन की लागत आती है सभी देशों में,
चाहे जापान में येन में हो, अमेरिका में डॉलर में हो, भारत में रुपए में हो, ब्रिटिश में पाउंड में हो, तो सभी की लागत क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में, क्योंकि विनिमय दर में यहाँ पर समानता आ जाएगी। केवल किसका अंतर आएगा, सिर्फ परिवहन व्यय में अंतर होगा, क्योंकि किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का यातायात का क्या होता है, खर्चा, तो परिवहन व्यय का अंतर होगा, बाकी सबकी लागत क्या होगी, समान हो जाएगी। अतः दीर्घ काल में किन्हीं दो देशों की करेंसियों के बीच विनिमय दर के समायोजन से दोनों देशों की कीमत स्तर के अंतर का पता चलता है। तो यहाँ पर विनिमय दर में क्या हो जाता है, समायोजन होता है, तो हमें पता चल जाता है कि दोनों देशों में कीमतों में कितना अंतर है। ठीक है, तो करेंसियों के बीच विनिमय दर में क्या हो गया, समायोजन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, क्योंकि दीर्घ काल में अपने आप स्वतः यहाँ पर समायोजन पाया जाता है, क्योंकि ना तो कोई आयात कर और ना ही कोई कोटा यहाँ पर निर्धारित होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्रय शक्ति समता सिद्धांत द्वारा दीर्घ काल में नम्य विनिमय दर प्रणाली के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। क्या उदाहरण है कि यदि एक कमीज की लागत अमेरिका में $8 और भारत में 400 रुपये है। अमेरिका में है एक कमीज है, वो $8 में उत्पादित किया जाता है और भारत में 400 रुपये में। तो हम ये कह सकते हैं 400 में हमने 8 का डिवाइड कर दिया, इसका मतलब 50। तो विनिमय दर क्या हो गई, भारत की तो 50 रुपये और अमेरिका का $1। ठीक है, समझ में आ गया। तो रुपया डॉलर की विनिमय दर 50 रुपये होगी। अब 50 रुपये से अधिक किसी भी दर पर देखने के लिए यदि 60 रुपये ले लें, तो इसका अर्थ होगा कि अमेरिका में एक कमीज की लागत 480 रुपये है और भारत में केवल 400 रुपये ही है। समझ में आ रहा है कि यदि हम ज़्यादा देखना चाहते हैं, विनिमय दर को 50 की जगह हम 60 रुपये देखना चाहते हैं कि $1 बराबर कितना है, 60 रुपये, तो इसका मतलब जो कमीज है उसकी लागत अमेरिका में तो कितनी होगी, 480 रुपये, क्योंकि $1 बराबर कितना हो गया, 60 रुपये। तो इसीलिए अमेरिका में वही कमी 480 रुपये की बनेगी, जबकि भारत में कितने की बन रही थी, वो 400 रुपये की बन रही थी। आ रहा है बच्चों समझ में। तो ऐसी स्थिति में सभी विदेशी उपभोक्ता भारत से कमीज खरीदेंगे, क्योंकि भारत में वो सस्ती हो गई, 400 रुपये की है, क्योंकि जो डॉलर है उसका जो वैल्यू है, मुद्रा का जो मूल्य है, वो यहाँ पर क्या हो गया है, भारत की जो मुद्रा का 60 रुपये हो गया है, तो वो अमेरिका में तो महंगी हो गई और भारत में क्या हो गई, सस्ती। तो सभी क्या करेंगे, भारत से कमीज खरीदेंगे। इसी प्रकार प्रति डॉलर 50 रुपये से कम किसी भी विनिमय दर पर कमीजों का समस्त व्यापार अमेरिका के पास चला जाएगा। यदि 50 से कम हो गया, 40 हो गया, $1, 40 रुपये बराबर $1 हो गया, तो इसमें क्या होगा कि किसको फ़ायदा होगा, अमेरिका को फ़ायदा होगा। तो सारे जो लोग हैं वो कहाँ से कमीज खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे। ठीक है, अब यदि भारत में कीमत में 20% की वृद्धि होती है, जबकि अमेरिका में 50% की वृद्धि होती है। हम ये देख लेते हैं कि कीमत में अमेरिका में तो क्या हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है और भारत की कीमत में कितनी हो रही है, 20% की। अब भारत में जो एक कमीज की लागत कितनी है, 480 रुपये, जहाँ 400 थी हमने 20% वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई, 480 रुपये। अब अमेरिका में क्या हो गई, वो $12 हो गई, क्योंकि अमेरिका की जो कीमत है उसमें कितनी हुई है, पूरी 50% वृद्धि हुई है। तो पहले $8 थी, अब कितनी हो गई है, $12 हो गई है। इन दोनों कीमतों में समानता तभी होगी जब $12 का मूल्य 480 रुपये अथवा $1 का मूल्य 40 रुपये होगा। अब इनमें समानता जब होगी जब 480 रुपये को हम $12 के समान करेंगे, अर्थात 480 में हम 12 का डिवाइड करेंगे, अर्थात $1 का मूल्य कितना होगा, 40 रुपये होगा। अतः डॉलर के मूल्य में ह्रास हुआ है। पहले डॉलर का मूल्य कितना था, 50 रुपये था, अब डॉलर का मूल्य कितना हो गया, 40, अर्थात अमेरिका के जो डॉलर है उसके मूल्य का भारतीय रुपए के संदर्भ में क्या हो गया है, ह्रास हो गया है। क्योंकि कीमतों में क्या हुआ है, प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। भारत में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, लेकिन भारत में कम हुआ है और अमेरिका में अधिक हुआ है। इसी की वजह से उसका मूल्य ह्रास हो गया है। ठीक है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार घरेलू स्फीति और विदेशी स्फीति के बीच जो अंतर है वही विनिमय दर के समायोजन का प्रमुख कारण है। समझ में आया कि हमारे घरेलू अर्थात भारत में कितनी मुद्रास्फीति होती है और जो विदेश है अर्थात अमेरिका है उसमें कितनी स्फीति होती है। हमने देखा कि भारत में स्फीति कम हुई है और विदेशों में स्फीति क्या हुई है, अधिक हुई है। तो इसका फायदा किसको मिलेगा, भारत को मिलेगा, क्योंकि उसकी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन यदि विदेशों में स्फीति क्या हुई है, कम हुई है, भारत में स्फीति क्या होती, अधिक होती, तो इसका फायदा किसको मिलता, अमेरिका को मिलता, उसकी मुद्रा का मूल्य क्या होता, बढ़ जाता। आ रहा है बच्चों समझ में। तो यहाँ दोनों देशों में जो स्फीति का अंतर है उसी से समायोजन स्थापित होगा। यदि एक देश में दूसरे देश की अपेक्षा स्फीति की दर अधिक है तो इसकी विनिमय दर का क्या होगा, ह्रास होगा।
एक देश की जो स्फीति है वो अधिक है दूसरे देश की तुलना में, तो उसकी विनिमय दर में क्या होगा, ह्रास होगा। यदि उसकी स्फीति क्या है, कम है, तो विनिमय दर का क्या होगा, मूल्य वृद्धि होगी। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इसी के साथ हमने यहाँ विनिमय दर का निर्धारण, जो कि हमने तृतीय विनिमय दर प्रणाली के आधार पर देखा। विनिमय दर बाजार के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया, और विनिमय दर का निर्धारण किस तरह से विनिमय मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा होती है, वो हमने अच्छे से अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, और इसके साथ ही हम प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली को भी अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको रिवाइंड करना है और वापस से सुनना है, आपको सच में समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।